हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अपना शुरू करते हैं इनसाइट का मॉड्यूल। इसमें हम आज शुरू करेंगे और जो भी इकोनॉमिक सर्वे 18-19 का है उसके क्या की हाइलाइट्स हैं। तो कहा गया है ग्रोथ जॉब्स एक्सपोर्ट्स और डिमांड्स के लिए हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एज अ की ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। टारगेट क्या है? टारगेट हमें ये है कि हमें एक सस्टेन्ड रियल जीडीपी ग्रोथ जो कि 8% है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए, जो कि हम 2024 और 25 में सोच रहे हैं, वो करना पड़ेगा। टारगेट हमारा ये है। ठीक है जी। और हमें किस पे विचार करने की ज़रूरत है? जो एक विट्रियस साइकिल चली आ रही है सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, एक्सपोर्ट कैटलाइज, और फिर वही सब चीज़ें घूम फिर के चलती जा रही हैं, ये करने की ज़रूरत, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर बात करते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सेल्फ सस्टेनेबल विट्रियस साइकिल के लिए। पहली बात क्या है? प्रेजेंटिंग डेटा एज अ पब्लिक गुड, एम्फेसाइजिंग लीगल रिफॉर्म्स, इंश्योरिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी। हमें बिहेवियरल चेंज को मतलब इनकरेज करना है किसके थ्रू? बाय द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के द्वारा। एमएसएमई को हमें नरिश करना है, उनको और ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करानी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, जिससे कि वो मतलब ज़्यादा जॉब्स होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे वो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना है। रैशनलाइजिंग द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब हमने ऐसे क्या क्या चीज़ें करी हैं, मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं जो कि एक एस्पिरेशनल एजेंडा बन के आया है सोशल चेंज के लिए। देखते हैं क्या क्या है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बदलाव की तरफ रुख किया है, मतलब बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। स्वच्छ भारत को हमने सुंदर भारत बना दिया है। गिव इट अप को हमने थिंक अबाउट सब्सिडी कर दिया है। टैक्स इवेजन को हमने टैक्स कंप्लायंस में डाल दिया है। ये सब क्या है? एक बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। ठीक है जी। नर्सिंग ड्राफ्ट टू बिकम जॉइंट। ओके। रीओरिएंटिंग पॉलिसीज़ फॉर एमएसएमई ग्रोथ। हमें क्या क्या करना है एमएसएमई की ग्रोथ के लिए? ये बात कही गई कि हमें जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं एमएसएमई की ग्रोथ के लिए, जिससे कि वो क्या करें, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें, जॉब क्रिएशन कर सकें और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ा सकें। अब देखते हैं अनशैकलिंग एमएसएमईज एंड इनेबलिंग देम टू ग्रो बाय वे ऑफ। कैसे कैसे कर सकते हैं हम? पहली बात तो क्या है, जो भी ये डी रेगुलेटिंग लेबर लॉज चल रहे हैं, जो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से चीज़ों को रोकते हैं, जिससे क्या होता है, जॉब क्रिएट्स नहीं हो पाती हैं। जैसे कि आप राजस्थान में देख लो, जितने ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी मतलब जब लॉज जो हैं वो इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दोगे आप, जैसे को पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। एक है कि अगर आपकी कंपनी में 10 मेंबर्स ज़्यादा कम लोग हैं तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ता, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लीगल फॉर्मेलिटी, वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। तो बस वही भाई, हर एक कंपनी क्या करेगी, 10 से कम एम्प्लॉय रख लेगी, कंपनी खोल देगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, जॉब का जो है वो लॉस हो रहा है। फिर क्या है? रिकैलिब्रेटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट क्रेडिट फ्लो टू यंग फर्म्स इन हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक सेक्टर। देखो जी, हमें जो भी रिकैलिब्रेटिव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, कुछ गाइडलाइंस लेके आने, जिससे क्या होगा, क्रेडिट जो है, जो यंग फर्म्स हैं, जो अभी आ रही हैं मार्केट में, उनको क्या करेंगे हम, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे। मतलब उनको हम ज़ाहिर से उनको कैपिटल नहीं, क्रेडिट देंगे, तो उससे क्या होगा, क्या वो ग्रो करेंगे, मार्केट में आएंगे, स्टेबलाइज होंगे, ग्रो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर बाकी तो आपको पता ही है। फोकस ऑन सर्विस सेक्टर। जाहिर सी बात, हमें सर्विस सेक्टर हमारा कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि टूरिज़्म हो गया, और उस पर करने साथ साथ हमें उससे रिलेटेड जो है और भी सेक्टर्स, उन पर भी ध्यान देना है। अब टूरिज़्म अगर है तो जाहिर सी बात, टूरिस्ट आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, घूमेंगे कैसे, इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और ये सब जब होगा, जाहिर सी बात है, जॉब क्रिएशन भी होगा। अब डेटा एज अ पब्लिक गुड कैसे कर सकते हैं, देखते हैं जी। ओके, देखिए अब इसमें क्या है, जो भी एक डेटा है सोसाइटल इंटरेस्ट का, उसको जनरेट किया जाए लोगों के द्वारा। और जो डेटा है वो एक पब्लिक गुड के जैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स के साथ, जिसमें डेटा प्राइवेसी की बात करी गई हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कैब बुक करते हो, आप क्या मतलब बहुत से लोग कैब यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट ये देख सकती है ना कि कौन सी डेस्टिनेशन से कहाँ, मतलब कहाँ से लोग कहाँ तक ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो, आप ए प्लेस पे हो और आप बी प्लेस पर रोज़ जाते हो। अभी गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई वहाँ पे कम से कम लाखों लोग हैं जो ए प्लेस से बी प्लेस पे, या फिर उसके बीच में, या फिर उससे थोड़ा सा आगे रोज़ जाते हैं। तो मे बी वहाँ पे कुछ ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए, जैसे कि मे बी कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो यही बात करेगी कि पब्लिक गुड को हम कैसे, सॉरी, पब्लिक डेटा को हम कैसे पब्लिक गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है हमें, मतलब नीड ऑफ आर क्या है? गवर्नमेंट को है इसको इंटरवीन करना चाहिए जब डाटा क्रिएट हो रहा हो पब्लिक गुड के जैसे, वो भी खासकर उनका जो कि पुअर हों,
खासकर सोशल सेक्टर में भी। ओके और साथ साथ ये भी कहा गया है जो डिस्टिंक्ट डेटा बेसिस हैं जो कि गवर्नमेंट आई एम सॉरी जो कि नहीं होती गवर्नमेंट के पास, वो उनसे लेकर मर्ज करके उसका कुछ ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट ले सकती है। जैसे कि मान लो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेटा होता है। जैसे आपने घर का एग्जांपल ले लो, एक पर्टिकुलर लोग के पास अलग तरह का नॉलेज होता है। एक घर में अगर 5 लोग हैं तो सबके पास अलग तरह की नॉलेज होगी। अगर सारी नॉलेज एक्यूमुलेट करके एक साथ आप कुछ करना चाहो तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें बनेंगी। उसी के बारे में बात करी गई है। हाउ टू रैम्प अप कैपेसिटी इन द लोअर जुडिशरी। अब यही बात की कि हम लोअर जुडिशरी में कैसे कैपेसिटी को रैम्प अप करें। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। पहली बात तो जो 100% क्लियरेंस रेट है, ठीक है जी, ये अचीव किया था किसके द्वारा? बाय फाइलिंग आउट, जो कि आपको पता है कितने ज़्यादा हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है 2279 वैकेंसीज़ जो कि लोअर कोर्ट में है और 93 वैकेंसीज़ आपकी हाई कोर्ट में। इनको फिल आउट करके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए अगर 25% करनी पड़ेगी हमें, कितनी? 25% लोअर कोर्ट्स की, 4% हाई कोर्ट्स की और 18% सुप्रीम कोर्ट की, तब जाके जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा। ओके अब है इंडियाज़ डेमोग्राफी एट 2040, प्लानिंग पब्लिक गुड प्रोविजन फॉर दी 21st सेंचुरी। अब देखते ही क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि पता है शार्प स्लो डाउन हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 डिकेड्स में होगा ही होगा। और जो ही मोस्ट ऑफ दी जो इंडिया है वो इन्जॉय करेगी डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन साथ ही साथ जो कुछ स्टेट्स हैं वो ट्रांजिशन करेंगे अपनी, जिनकी सोसाइटी जो है 2030 तक एजिंग करती जाएगी। जो नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी कहा जा रहा है कि 2021 तक कुछ ना कुछ नीचे आ जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो भी ग्रो करती जा रही है लगभग 9.7 mm पर ईयर ड्यूरिंग 2021 और 4.22 कब हो जाएगी? 2031 to 41 तक। और साथ ही साथ जो एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, मतलब जिनकी एज 5 से 14 साल तक की है, वो आगे जाते जाते उनका जो एक अमाउंट है वो कम होता जाएगा आने वाले 2 डिकेड्स में। अब भाई नीड क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये भी जानना ज़रूरी है। जो भी स्टेट्स हैं उनको कंसोलिडेट होना पड़ेगा, उनको मर्ज करना पड़ेगा स्कूल्स को, जिससे ही क्या होगा, एक बहुत ही, आपने कोड सुना होगा, मतलब कोड क्या मतलब, कहा जा रहा है कि आप 10 इंजीनियरिंग सबका छोड़ो, हमारे यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लो आप, कहा था ना कि आप 10 सोर्स से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ो। बस एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही बात करी गई है। और साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स उनको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी और अच्छा करते जाओ आप। जो रिटायरमेंट एज है उनको भी आप कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करो, क्योंकि आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ती जा रही है। ओ तेरी, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ओहो बहुत लंबा होने वाला है फिर तो ये है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, कोई बात नहीं। फिर है इनेबलिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। हम इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। देखिए चैलेंजेस देख लेते हैं पहले हम चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। अब कहा जा रहा है कि 5 गुना ज़्यादा तक एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा, जितना कि नीडेड है इंडिया में उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जो रियल पर कैपिटा जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और फिर अमाउंट दिया गया $5000 हो जाएगा 2010 प्राइसेस पे, जब हमारी जो अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है ये उनमें बात करी गई है। और साथ साथ 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन में, जो कि इंडिया में नीडेड है उससे भी ज़्यादा। और कितना हम इसके लिए 0.8 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर दिया जाएगा। और साथ ही कहा गया जो कार का मार्केट में शेयर है वो केवल 0.06% रह जाएगा इंडिया में, लेकिन और जबकि चाइना में 2% और नॉर्वे में 39। कौन सी कार की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारे इंडिया का, ये देख लेते हैं हम। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि हमारा जो इंडिया है वो विंड पावर में फोर्थ नंबर पे आती है, सोलर पावर में 5th नंबर पे और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 5th नंबर पे आती है। अब तो बहुत ज़्यादा सेविंग कर ली हमारे इंडिया ने इन सब के थ्रू। और देख लेते हैं कि बाकी क्या क्या है। शेयर ऑफ, अगर हम रिन्यूएबल एक्सक्लूडिंग हाइड्रो की बात की, जो हाइड्रो की पावर होती है उसको छोड़ने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है इंक्रीज़ हुआ है 6% से 10% में 2015 से 2019 के बीच में।
जो थर्मल पावर है उसे वो अभी भी डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है लगभग 60% शेयर के साथ। अब क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे आप इनको अच्छे से कर सकते हो। अब कहा गया है कि अगर आपको जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है उसको ज़्यादा तेज़ करना है, फास्ट करना है, तो मार्केट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी तेज़ करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दोगे और चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हो तो दिक्कत तो करेगा ही है। और साथ ही साथ एक वेल डिफाइंड एक सिस्टम होना चाहिए कि कितना मिनिमम वेज होगा किसी टूल्स के लिए, और जिससे क्या होगा, एक वर्कर जो है वो अश्योर हो पाएगा कि हाँ जी मुझे इतना इनकम मिलना ही है, और इसी से क्या होगा, जो पॉवर्टी वो भी कहीं ना कहीं एलिविएट होगी। लेकिन चैलेंजेस क्या है इससे? जो हमारा प्रेजेंट मिनिमम एज है, एज वेज सिस्टम है हमारे, सॉरी प्रेजेंट मिनिमम वेज सिस्टम हमारे इंडिया का, वो है कितना, 1915 मिनिमम वेज है वेरियस शेड्यूल्ड जॉब्स के लिए, जो कि अलग अलग स्टेट्स में होती हैं उनके लिए। और 3 में से कोई एक वर्कर ऐसा होता ही होता है जो कि इस मिनिमम वेज लॉ के अंदर प्रोटेक्ट नहीं होता है। हमारे इंडिया की बात हो रही है। नीड ऑफ द आर देखते हैं क्या है। रैशनलाइज मिनिमम वेजेस एज प्रपोज्ड अंडर द कोड ऑफ वेज बिल। ये बहुत ज़रूरी, रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम वेज टू ऑल एम्प्लॉयमेंट्स वर्कर्स प्रपोज्ड बाय द सर्वे। ये भी करना चाहिए, जो भी सर्वे प्रपोज कर रही है वो उसको इंश्योर करना, उसको करना ही करना, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। National floor minimum wage should be notified by central government varying across 5 geographical, आपको पता है हमारे कंट्री में 5 geographical रीजन्स हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज जो है वो नोटिफाई कर देना चाहिए अब तक। मिनिमम वेजेस बाय स्टेट शुड बी फिक्स्ड एट लेवल नॉट लोअर देन फ्लोर वेज। और जो भी एक स्टेट में जो भी वेजेस मिल रहे हैं किसी को, वो फ्लोर वेज से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम वेजेस कैन बी नोटिफाइड बेस्ड ईदर ऑन द स्किल और जोग्राफिकल रीजन और ऑन बोथ। मतलब जो मिनिमम वेज का क्राइटेरिया है उसको आप स्किल के बेस पे कर सकते हो, जोग्राफिकल रीजन के बेस पे कर सकते हो, या फिर दोनों के बेस पे कर सकते हो। नेशनल लेवल डैशबोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन मिनिमम वेज। नेशनल लेवल डैशबोर्ड भी होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिससे कि एक रेगुलर नोटिफिकेशन भी आता रहे किस पर, मिनिमम वेजेस पर। टोल फ्री नंबर टू रजिस्टर ग्रेवियंस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए जिसपे कि आपको पता चलता रहे कि अगर कहीं पे पेमेंट नहीं मिल रही है फ्लोर वेज से ज़्यादा, तो भी अपनी शिकायतें वगैरह सब दे सकें। चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। क्या है, काम करते हैं पार्ट 2 ना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, या फिर कर लें, कितना सा है, थोड़ा सा ही तो है, कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन 2018-19। अब मैक्रो व्यू देख लेते हैं। इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2018-19। सबको पता है इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रही है 2018-19 में। ग्रोथ ऑफ जीडीपी मॉडरेटेड टू 6.8% इन 18-19 फ्रॉम 7.2% इन 17-18। जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो मॉडरेट रही है 2018-19 में, आई मीन 17-18 में 7.2 थी, जो कि 18-19 में 6.8 रही। इन्फ्लेमेशन कंटेन्स एट 3.5% इन 2018-19। 2018-19 में जो इन्फ्लेमेशन है उसका परसेंटेज कितना रहा है, 3.4%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर एनपीए है एज परसेंटेज ऑफ gross advance reduced to 10.1% at the end of December 2018 from 11.5% at the end of March 2018। ठीक है जी, जो एनपीए है उसका परसेंटेज, सॉरी ग्रॉस एडवांस रिड्यूस में क्या उसका परसेंटेज कम हुआ है, कितना, मार्च के एंड में ये था कितना 11.5, लेकिन दिसंबर के एंड में कितना रहा ये 10.1%। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रिकवरिंग, जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ थी उसको रिकवर हो रही है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइन फ्रॉम 3.5% ऑफ जीडीपी इन 17-18 टू 3.4% इन 18-19। जो फिजिकल डेफिसिट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2017-18 में 3.5 हुआ करता था जीडीपी का, लेकिन अब 2018 और 19 में सिर्फ 3.4% रह गया है। कुछ बहुत ज़्यादा रख के नहीं हुई है, 3.5 3.4 ही हुआ है। Prospects of pickup in growth in 2019-20 on the back of further increase in private investment and acceleration in consumption। ओके जी, जो एक होता नहीं है ग्रोथ, वो अच्छी हुई है 19-20 में, जो कि और भी इंक्रीज है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। इंडियाज एसडीजी इंडेक्स स्कोर, जो इंडिया का एसडीजी स्कोर रहा है वो मतलब किसकी रेंज में है, 42 से 69 के बीच में इसकी रेंज है।
स्टेट्स की बात कर रहे हैं ये, और 59 से 68 की में है यूटी के लिए। इसमें केरला और हिमाचल प्रदेश जो हैं वो फ्रंट रनर है, इनका स्कोर 69 रहा है। और चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये जो यूटीज़ हैं ये फ्रंट रनर है, इनका इसका स्कोर 68 और 65 रहा है। ठीक है जी। अब देखते हैं ज़रूर नीड फॉर आर देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, जो मेन फॉर मेन स्ट्रीम रिसोर्सेज एफिशिएंसी अप्रोच इन द डेवलपमेंट पाथवे फॉर अचीविंग एसडीजी, आर नेशनल पॉलिसी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी शुड बी रिवाइज्ड। देखिए जी, जो है मेन स्ट्रीमिंग रिसोर्स एफिशिएंसी अप्रोचेस हैं डेवलपमेंट पाथवे के एसडीजी अचीव करने के जो भी हमें चाहिए, उसके लिए एक नेशनल पॉलिसी होनी ही चाहिए, लेकिन किसके ऊपर? रिसोर्स एफिशिएंसी के ऊपर। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड एप्टिमेंट फॉर ऑफ एयर पोल्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना। ऑगमेंटिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, बहुत ज़रूरी है, हमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑगमेंटेशन पूरे कंट्री में रखना चाहिए। स्केल एंड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इंडियाज एनसीडी रिक्वायर्ड मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज अलॉन्ग विद डोमेस्टिक पब्लिक बजट। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं। जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक साइक्लिकल मूवमेंट करता ही जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है हमारे एग्रीकल्चर में वो 2.9% रहा है हमारे 2018-19 में। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे एग्रीकल्चर ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड का डिक्लाइन हो गया है, जो कि आपका 16-17 में था 15.6%, 17-18 में रह गया 15.2%। डेवलपमेंट से आकर को ये भी देख लेते हैं। Public sector's GCF in agriculture as a percentage of GVA increased to 2.7% in 16-17 from 2.1% 13-14। ठीक है जी, जो पब्लिक सेक्टर GCF एग्रीकल्चर का वो एज अ परसेंटेज ऑफ GVA इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 13-14 में 2.1 था, लेकिन 16-17 में 2.7 हो गया। वीमेंस का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2005 और 6 में 11.7 था, वहीं 15-16 में 13.9 हो गया। और जिनका कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट मतलब 28% तक रहा है कहाँ पे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में। A shift is seen in the number of operational land holding and area operated by operation land holdings towards small and marginal farming। एक शिफ्ट देखने को मिला है, जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स थे और जो भी एरिया ऑपरेट किया जाता था लैंड होल्डिंग्स के द्वारा, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में शिफ्ट हुआ है। अब ज़रूरत क्या करने की ज़रूरत है? 89% ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट इज़ यूजिंग फॉर इरीगेशन, हमको पता ही है, करीब 89% तक का ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए। इसलिए ज़रूरत है हमें कि हम लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। यहाँ पे हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और थ्रस्ट होनी चाहिए किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जिससे क्या हो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, जैसे कि आपका हो गया ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे वो क्या आपकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी और सॉइल फर्टिलिटी दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगी। कुछ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी, जिससे क्या हो कि क्रिटिकल इंप्रूवमेंट हो सके, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी किसके बीच में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में भी हो सके। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिवलीहुड इज क्रिटिकल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। पॉलिसीज शुड बी फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करना चाहिए? डेयरी में, जो कि पता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। लाइव स्टॉक रियरिंग, पर्टिकुलरली स्मॉल रूमिनेंट्स। अब देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है किसमें? हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, कनेक्टिविटी, ये बहुत ही क्रिटिकल है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। हमें स्किल डेवलपमेंट को इनक्रेज करना चाहिए, किसके द्वारा? हमें कुछ स्किल वाउचर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिससे होगा क्या, जो भी यूथ वहाँ से ट्रेनिंग लेगा उसको अच्छी जॉब मिलेगी। इन्वॉल्विंग अच्छी जॉब मतलब जहाँ भी जॉब करेगा अच्छे पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा ना। इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री इन सेटिंग अप ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब हम इंडस्ट्रीज़ को ऐसा
उनको आई मीन इंडस्ट्रीज़ उनको हेल्प करें, जिससे कि क्या जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे हो। इन सर्कुलेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट में, प्रोविज़न ऑफ इक्विपमेंट में, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इन सब में जो भी पर्सनल्स ऑफ रेलवेज़ हैं या पैरामिलिट्री हैं could be roped for imparting training in different terrains. Create a database of instructor skill mapping of rural youth by involving local bodies to assess the demand supply gap in some of other initiative prospects proposed. Sorry, चलिए इतना तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि अपना बजट डिस्कस कर लेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। थैंक यू।